हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। एक और प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन होगा जो कि आजकल मैं ले भी रहा हूँ। और ये इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आई होप कि आपको अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होना है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं क्वेश्चन कराता हूं तो उसको देखने भर से तुम्हारा काम नहीं चलेगा जब तक तुम खुद उन्हें सॉल्व नहीं करोगे। तो मेक श्योर कि प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस, है ना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एमवीआर से लिखते हैं और बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं एनएच कट। ये एन लिखा हुआ है भाई, एच नहीं है। मैं लिख देता हूँ, ये राइटिंग थोड़ी सी मेरी ऐसी है तो इसको मैं एन लिख देता हूँ, एन एन। तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम द क्वांटम कंडीशंस आर। तो यहाँ पर आपको यूज करना है बोहर सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन फॉर्मूला या रूल। तो बोहर्स सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल, बोहर सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल, ये आपको यूज करना है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा P, ये बनेगा डी क्यू इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, एन एच। तो ऑप्शन पिक करोगे तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बामर सीरीज देखो, इंफ्रारेड में जो आएगा वो आएगा पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ये तीनों किस में आ जाएगी, इंफ्रारेड रीजन में आएगी। विजिबल में कौन सी आएगी, विजिबल में आएगी बामर। इसी तरह से यूवी जो है उसमें कौन आ जाएगा, लाइमन सीरीज आ जाएगी। तो आपको पूछा है बामर का, तो बामर कौन सी रेंज में आ जाएगा, विजिबल रेंज में आ जाएगा। बामर कौन सी रेंज में आ जाएगा, विजिबल रेंज में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट में पूछा है चेंज इन एंट्रोपी इज। एंट्रोपी में जो चेंज है वो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। देखो, एंट्रोपी में चेंज को अगर मैं डीएस से लिखूं तो डीएस बराबर 0, ये होता है रिवर्सिबल के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए। यदि मैं डीएस ग्रेटर देन 0 लिखता हूं तो ये होता है इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल। और अगर मैं डीएस लेस देन 0 लिख रहा हूं तो ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस हो ही नहीं सकता क्योंकि एंट्रोपी जो है वो लगातार इंक्रीज करती है, लगातार बढ़ रही है। तो हमें पूछा है कि पॉजिटिव इन एन इरिवर्सिबल चेंज, तो पॉजिटिव होगा इरिवर्सिबल चेंज के अंदर, सही है। नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। पॉजिटिव इन रिवर्सिबल, तो ये गलत है और ये भी गलत है क्योंकि रिवर्सिबल में तो ये किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप यही तो लिखते हो डेल क्यू, आप यही तो लिखते हो कि हीट जो है, टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, एक साइक्लिक प्रोसेस में। तो एक टाइप की हीट कन्वर्ट हो रही है दूसरे टाइप की हीट के अंदर। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास। पार्टिकल का जो मास है वो दिया है 10⁻⁻6 ग्राम, ये पार्टिकल का मास है। वेलोसिटी जो दी है वो पार्टिकल की वो है 100 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू पी एच अपॉन पी, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो h और p की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दी mv। तो h को ऐसा रहने दो, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10⁻⁹ किलोग्राम। वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है, 100, तो वेलोसिटी हो गई 100। तो ये बच गया लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन 10⁻⁻7, -7 है माइनस, यहाँ पर आएगा -7। अब इस -7 को ले जाओ न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻7h। आंसर आपके पास आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो 500 nm दिया हुआ है तो सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, यहाँ 1240 अपॉन ये आ जाएगा लैम्बडा किस में, nm में। अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग में होता तो फिर इसको आप ऐसे लिखते 12400 और यहाँ पर लैम्बडा आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये आपको आंसर देगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको जब आप यूज करोगे तो 1240, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ लगा दो 500, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और जो कि नियर अबाउट हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये मैंने आपको पहले भी डायरेक्ट बताया हुआ है, ये वहीं से निकाला है, फाई इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्बडा। तो इतना बड़ा करने का टाइम होता नहीं है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करो, सीधा आंसर निकालो, है ना। वो h की वैल्यू रखोगे, फिर c की वैल्यू रखोगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करोगे, इतने में तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 3 हम स्पीड निकालते हैं। एक हम निकालते हैं VRMS, उसकी वैल्यू आती है √3RT अपॉन m। एक निकालते हैं हम एवरेज, एवरेज की जो वैल्यू आती है वो आती है 8RT अपॉन पाई m। और एक हम निकालते हैं कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू आती है 2RT अपॉन m। अब इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो उसको याद करने का तरीका है, RMS का निकाल लो R, एवरेज का निकाल लो A, और मोस्ट प्रोबेबल का निकाल लो M। तो ये बन गया राम, क्या बन गया, राम। तो R सबसे ज़्यादा, फिर A और फिर M। तो इस तरह से इसको याद कर लो, याद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, RMS है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम हो गई एवरेज से भी और रूट मीन स्क्वायर से भी, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्मियोन्स आर पार्टिकल, फर्मियोन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो क्वांटम स्टैटिस्टिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। फर्मियोन्स जो FD स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, तो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन को फॉलो करते हैं फर्मियोन्स, और जबकि अगर बोसोन्स होता तो वो सिमेट्रिक फंक्शंस को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन D। और अगर बोसोन्स होता तो वो सिमेट्रिक को फॉलो करते हैं। इन अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, देखो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल ये होता है आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड है, साथ में यहाँ पर EVN को कांस्टेंट रखा जाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ना तो हीट को एक्सचेंज करेगा और ना पार्टिकल को, तो नाइदर हीट, नाइदर एनर्जी, नॉर पार्टिकल्स, नॉर पार्टिकल्स। अगर आपको बोला जाता है कैनोनिकल, कैनोनिकल तो कैनोनिकल होता है क्लोज्ड, और क्लोज जो होगा वो केवल किसको शेयर करेगा, एनर्जी को। तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। और अगर आपको बोला जाए ग्रैंड कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, तो ग्रैंड कैनोनिकल क्या है, ये ओपन सिस्टम है, और ये ओपन सिस्टम है तो दोनों को एक्सचेंज करेगा, यानी कि पार्टिकल को भी और एनर्जी को भी। अब माइक्रो कैनोनिकल हमें पूछा है, तो ये तो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करना और ना पार्टिकल को। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, एक कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल विद बी, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एन ओपन सिस्टम दैट कैन, ओपन सिस्टम कौन सा है यहाँ पर जो दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, तो वो होता है ग्रैंड कैनोनिकल, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, द रेडिएशन फ्रॉम स्टार्स फॉलो अ ब्लैक बॉडी कर्व। अब ये जो रेडिएशन वाला जो कर्व है, ब्लैक बॉडी कर्व जो बनता है, ये होता है प्लैंक्स लॉ, ये होता है प्लैंक्स लॉ। और प्लैंक लॉ बेस्ड होता है BE स्टैटिस्टिक्स पर, बेस्ड ऑन BE स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा है कि जो प्लैंक रेडिएशन कर्व जो बन रहा है वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा B। लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन हो जाएगा कौन सा, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। इफ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन आइदर 1, 2 और 3 यूनिट्स विद द प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/3 एंड 1/2, तो एवरेज एनर्जी जो आएगी E एवरेज, उसको हम कैसे लिखेंगे, एल्जेब्रिक समेशन EI और PEI, ये लिखेंगे। तो एक पार्टिकल उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरा पार्टिकल उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और तीसरा पार्टिकल उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये बन गया 1/6 प्लस 2/3 और प्लस 3/2। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से बनेगा 4 और यहाँ से बनेगा 9, 9 और 4 13 और 1 14, जो 14/6। तो ये एवरेज एनर्जी होगी 14/6, और 14/6 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगी 2.33 के। आंसर लमसम इसका C लगाओ, इसके नियर अबाउट आंसर जो है वो क्या आएगा, C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एट हाई टेम्परेचर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पार्टिकल्स। हाई टेम्परेचर और लो कॉन्सेंट्रेशन पर जो फर्मी ड्राइक और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान में कन्वर्ट हो जाती है। रीजन बीइंग कि हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल की एनर्जी जो उनके बीच एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल से ज़्यादा हो जाती है, तो वो पार्टिकल जो है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एट हाई टेम्परेचर
एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल एनर्जी इज हायर देन एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स hence it follows classical statistics। तो ये जो फर्मी-ड्राइक और बोस-आइंस्टीन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैक्सवेल बोल्ट्जमान में। नेक्स्ट पे आ जाओ। फॉर एंगुलर देखो एल स्क्वायर और एल जेड बराबर होता है 0 के, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और एल एक्स एल वाई इक्वल्स टू होता है आयोटा एच कट और एल जेड, और एल एक्स एल वाई 0 नहीं होगा, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर अ वेव फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन इसका करोगे d2x अपॉन dxt करोगे, dx2 a साइन के एक्स का, तो ये बनेगा माइनस ए, क्योंकि पहले बनेगा कॉस फिर बनेगा साइन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस देगा, तो माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स ये बनेगा। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी ए के स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं फंक्शन तो इसमें चला जाएगा ना, एक मिनट, तो इसको अलग करके लिख लो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा ए साइन के एक्स, तो आइगन वैल्यू जो है ये हो जाएगी माइनस के स्क्वायर, तो आंसर जो हमारे पास है वो कौन सा आएगा, वो आएगा ए माइनस के स्क्वायर, है ना, ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, है ना। हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पर माइनस ए के स्क्वायर लिखा होता है और आप भी एक बार मेरी तरह इसको करेक्ट कर देते हैं, ऐसी सिली मिस्टेक से नहीं करनी है, फंक्शन बनाना है हमें वापस से। तो फंक्शन जो ऑपरेटर जब हम अप्लाई करते हैं, तो ऑपरेटर लेट सपोज ए ऑपरेटर है और इसको मैं साई एक्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यही बनना चाहिए ए साई ए, तो ये जो ए है ये आइगन वैल्यू कहलाती है, तो यहाँ पर जो ए बना है स्मॉल ए, ये बना है माइनस के स्क्वायर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस के स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड आयंस व्हाट रिमेन्स द सेम एट ग्राउंड स्टेट। देखो रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो यहाँ पर एन भी बदल रहा है और जेड भी बदल रहा है। एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, तो यहाँ पर जेड और एन दोनों बदल रहे हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है जेड बाय एन के, और जबकि मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो वो बराबर होता है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ ए की स्टेट की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट, तो जेड पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जेड पे की वैल्यू जब यहाँ पर नहीं है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की वैल्यू सेम होगी ग्राउंड स्टेट में, तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द मैट्रिक्स 1 0 0 -1 विल गिव्स आइगन वैल्यू, तो इसका ट्रेस निकाल लो, तो इसका ट्रेस जो आएगा वो आएगा 0, और उसको आइगन वैल्यू के सम के बराबर कर दो, फिर इसका डिटर्मिनेट निकाल लो, तो डिटर्मिनेट इसका कितना आएगा -1, और ये बराबर हो जाएगा λ1 λ2 के, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस आयोटा रखते हो तो ट्रेस तो सेटिस्फाई हो जाएगा, पर जैसे ही आप आयोटा स्क्वायर करोगे, है ना, तो अगर आप रखते हो माइनस आयोटा और इंटू आयोटा करते हो तो ये वैल्यू आएगी +1, जबकि आपको चाहिए कौन सी, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू देगा, -1 देगा, तो इसका मतलब ये भी कट गया। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, तो आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर अ स्टेट इज गिवन बाय, तो स्टेट जो हमें गिवन है वो है ए ई पावर आयोटा अल्फा, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालोगे तो वो बनेगा ए ई पावर माइनस आयोटा अल्फा। अब नॉर्मलाइज है तो नॉर्मलाइजेशन में ओवरऑल स्पेस में इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो ये लिखा जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और डी एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि ई पावर आयोटा अल्फा और ई पावर माइनस आयोटा अल्फा एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि पूरे स्पेस के लिए अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, हमारे पास कोई लिमिट है नहीं, तो पूरे स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फंक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फंक्शन, अनडिटरमाइंड फंक्शन। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट,
फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लिखते हैं n+1/2 और h कट ओमेगा, तो यहाँ से E प्रोपोर्शनल बन रहा है n के, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। क्वांटम पार्टिकल इन पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू Bx, द श्रोडिंजर इक्वेशन, तो श्रोडिंजर इक्वेशन हम लिखते हैं -h²/2m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई इक्वल्स टू ई साई। तो यहाँ v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो v की वैल्यू है bx, तो ये हो जाएगा -h²/2m, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस bx साई इक्वल्स टू ई साई। तो साई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बन जाएगा -h²/2m, ये हो जाएगा del2/del x2 प्लस bx, और ये बना साई इक्वल्स टू ई साई। तो ऑप्शन मैच कराओ, सेकंड ऑप्शन, तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, हीलियम नियॉन लेज़र इज, हीलियम नियॉन लेज़र जो होती है वो 4 लेवल लेज़र होती है। 4 लेवल का मतलब हो गया इसमें एनर्जी के 4 लेवल होते हैं, तो 4 लेवल्स ऑफ एनर्जी, 4 लेवल ऑफ एनर्जी। 4 लेवल ऑफ एनर्जी में पहला होता है ग्राउंड स्टेट, पहला जो होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है लोअर एक्साइटेड स्टेट, लोअर एक्साइटेड स्टेट। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है अपर एक्साइटेड, और फोर्थ जो होता है हमारे पास वो होता है हाईएस्ट एक्साइटेड, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आंसर तो मैंने बता ही दिया है, तुम्हें कौन सा आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी, ये कहते हैं इसको जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये टेम्परेचर कौन सा होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जूल्स लॉ ये कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होती है केवल टेम्परेचर का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट, रेडबर्ग कांस्टेंट आर इनफाइनाइट, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है me⁴/8ε0² h³c, ये वैल्यू लिखी जाती है, याद करनी पड़ेगी। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।